गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारी एमए फाइनल ज्योग्राफी की क्लासें चल रही हैं। एमए फाइनल ज्योग्राफी इस एमए फाइनल ज्योग्राफी की क्लासों में जो हमारा पेपर चल रहा है वो हमारा चौथा पेपर चल रहा है पॉलिटिकल ज्योग्राफी का। राजनीतिक भूगोल का जो पेपर चल रहा है पॉलिटिकल ज्योग्राफी। तो राजनीतिक भूगोल के पेपर में हमने अब तक राजनीतिक भूगोल का जो पेपर चौथा पेपर एमए का है उसके अंतर्गत हमने अब तक सबसे पहले राजनीतिक भूगोल का परिचय जाना। राजनीतिक भूगोल के इंट्रोडक्शन के अंतर्गत हमने राजनीतिक भूगोल के विकास को समझा। राजनीतिक भूगोल के विकास के साथ साथ हमने इसकी डेफिनेशन को जाना। इसकी परिभाषाओं के बाद हमने इसके कार्य क्षेत्र को समझा। कार्य क्षेत्र को समझने के बाद में हमने इसके अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध को जाना। अन्य राजनीतिक विज्ञानों के संबंध के बाद में हमने यहाँ के दृष्टिकोणों के राजनीतिक भूगोल के प्रमुख दृष्टिकोणों को समझा। और हम राजनीतिक भूगोल के प्रमुख दृष्टिकोणों पर ही चर्चाएं कर रहे हैं। और हमने जो हमारे राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत जो विश्व स्तर के जो भूसामरिकता के जो दृष्टिकोण हैं उन पर हमारी चर्चाएं चल रही हैं कि राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत विश्व सामरिकता के दृष्टिकोण जो हैं किस किस भूगोलवेत्ता के द्वारा प्रतिपादित किए गए थे और वो किस तरह से उन भूगोलवेत्ताओं ने अपना महत्वपूर्ण योगदान विश्व सामरिक दृष्टिकोण के अंतर्गत रखा है। और हमने लास्ट वीडियो के अंतर्गत विश्व सामरिकता के जो दृष्टिकोण के अंतर्गत अगर बात की तो उसके अंतर्गत हमने बात की थी हृदय स्थल सिद्धांत की। हृदय स्थल सिद्धांत हार्टलैंड थ्योरी जो दी थी वो मैकेंडर महोदय के द्वारा दी गई थी। और मैकेंडर महोदय ब्रिटेन के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता रहे हैं। और ब्रिटेन के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता के द्वारा किस तरह से स्थल शक्तियों को पूरे महत्वता देते हुए विश्व के अंतर्गत स्थल जो शक्तियाँ थी उनको उन्होंने महत्वता दी है और उन्हें सर्वोपरि माना है। इससे पहले हमने बात की थी कि जो 80 महान जो भूगोलवेत्ता थे उन्होंने विश्व सामरिकता के दृष्टिकोण के अंतर्गत समुद्री शक्तियों को जो है सर्वाधिक मान्यताएं दी थी। सर्वाधिक जो है स्थान दिया था, सर्वोच्च स्थान दिया था समुद्री शक्तियों का। और उन्होंने कहा था कि जो समुद्री शक्तियां होती हैं वो समुद्री शक्तियां विश्व के अंतर्गत अधिकार करने वाले भागों को क्षेत्रों को मानी जाती हैं। परंतु जैसे ही मैकेंडर महोदय आए और मैकेंडर महोदय ने जब स्थल शक्तियों का बखान किया तो उन्होंने हृदय स्थल सिद्धांत के माध्यम से अर्थात हार्टलैंड थ्योरी के माध्यम से स्थल शक्तियों को सुरक्षित बताया। और उन्होंने यह बात कही कि स्थल शक्तियों पर जो उसका अधिकार होगा उसी का ही संपूर्ण विश्व के ऊपर अधिकार क्षेत्र माना जाता है। और हमने यह भी देखा कि उन्होंने अपनी इस परिकल्पना में उन्होंने विश्व जो हमारा टॉपिक चल रहा था विश्व भू दृष्टिकोण कि जो विश्व भू सामरिक दृष्टिकोण है इस विश्व भू सामरिक दृष्टिकोण के अंतर्गत अगर हम चर्चाएं कर रहे हैं सामरिक दृष्टिकोण की अगर हम चर्चाएं कर रहे हैं तो विश्व सामरिक दृष्टिकोण के अंतर्गत जो हमारा सबसे पहले हमने बात की थी वो मैकेंडर की थी। मैकेंडर भूगोलवेत्ता के बाद में आज हमारा जो भूगोलवेत्ता है वो है स्पाइकमैन। तो मैकेंडर महोदय ने जो सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था वो हृदय स्थल सिद्धांत दिया था। हृदय स्थल सिद्धांत जिसको हम हार्टलैंड थ्योरी के नाम से जानते हैं।
और हृदय स्थल सिद्धांत कहता है कि स्थल शक्तियाँ सबसे ज़्यादा प्रभाव रखती हैं। इसी तरह से रिमलैंड जो सिद्धांत है वो दिया था स्पाइकमैन ने, जिसको हम रिमलैंड थ्योरी के नाम से जानते हैं। रिमलैंड सिद्धांत दिया था स्पाइकमैन ने। विश्व भूसामरिक दृष्टिकोणों की चर्चाओं को अगर हम देखें तो विश्व भूसामरिक दृष्टिकोणों के अंतर्गत इससे पहले एटी महान साहब ने समुद्री शक्तियों पर बल दिया और समुद्री शक्तियों को ही सबसे ज़्यादा महत्वता देते हुए उन्होंने अपने सिद्धांत में चर्चाएं रखी। इसके बाद में मैकेंडर महोदय ने स्थल स्थलजात शक्तियों को महत्वता दी और स्थलजात शक्तियों को महत्वता देकर उन्होंने हृदय स्थल सिद्धांत का निर्माण किया। उस हृदय स्थल सिद्धांत के बाद में स्थलजात शक्तियों को ही महानता देते हुए स्पाइकमैन महोदय ने रिमलैंड सिद्धांत प्रस्तुत किया। रिमलैंड महोदय अमेरिका के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता। स्पाइकमैन की अगर हम चर्चाएं करते हैं तो स्पाइकमैन अमेरिका के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता रहे हैं। अमेरिकन भूगोलवेत्ता ने जो प्रिंसिपल दिया वो रिमलैंड सिद्धांत दिया। इन्होंने स्पाइकमैन महोदय ने अपनी जो पुस्तक लिखी थी द ज्योग्राफी ऑफ पीस, इनकी जो बुक थी वो बुक थी द ज्योग्राफी ऑफ पीस। इस पुस्तक के माध्यम से इन्होंने भी स्थल शक्ति को मान्यता दी, स्थल शक्ति को मान्यता प्रदान की, समुद्री शक्ति का विरोध किया। स्थल जो शक्ति थी उसको स्पाइकमैन महोदय ने मान्यता प्रदान की थी और स्पाइकमैन महोदय ने इस मैकेंडर महोदय के द्वारा दिए गए हृदय स्थल सिद्धांत के अंतर्गत जो परिवर्तन किया था, उस परिवर्तन के माध्यम से उसने कहा था कि जो रिमलैंड पर शासन करता है वो ही यूरेशिया पर अधिकार करेगा और जो यूरेशिया पर अधिकार करेगा वो पूरे विश्व पर अधिकार करेगा। इन्होंने जो अपनी मान्यताएं रही तो उन्होंने कहा कि रिमलैंड पर जो शासन करता है, देखो स्पाइकमैन महोदय ने जो चर्चाएं की वो क्या कोटेशन दी, इन्होंने कोटेशन लिखी कि जो रिमलैंड पर शासन करेगा वो यूरेशिया पर शासन तथा जो यूरेशिया पर अधिकार करेगा वो विश्व पर शासन करेगा। ये रिमलैंड महोदय के द्वारा जो दिया गया कोटेशन था। उन्होंने कहा था कि जो रिमलैंड जो क्षेत्र था उस रिमलैंड क्षेत्र पर जो शासन करता है वो पूरे यूरेशिया पर शासन करेगा और जो यूरेशिया पर शासन का अधिकार रखता है वो पूरे विश्व पर शासन का अधिकार करने का कार्य करेगा। अर्थात जो हृदय स्थल सिद्धांत के अंतर्गत जो स्थल शक्तियों के रूप में जो मैकेंडर महोदय ने
जो धुरी क्षेत्र जो निर्धारित किया था, आधार क्षेत्र की जो रचनाएं की थी, जिसके अंतर्गत जो पूर्वीय यूरोपीय जो भाग रहा था, जिसमें यूरेशिया का पूर्वी हिस्सा मौजूद था, उस पूर्वी हिस्से के अंतर्गत स्थल शक्तियों का प्रभाव सबसे ज़्यादा था। उस हिस्से के अंतर्गत सामुद्रिक शक्तियों का प्रवेश नहीं था और वहाँ की क्षेत्रीय विशेषताओं के आधार पर वहाँ बहने वाली जो नदियाँ थी वो या तो खारे पानी की झीलों में गिरती थी या फिर बर्फ़ से जमा हुए आर्कटिक जो महासागर था वहाँ गिरती थी। इस प्रकार से पूरा का पूरा जो यूरेशिया का जो भाग था या पूर्वी यूरोपीय जो भाग था वो समुद्री शक्तियों से दूर था। परिणाम स्वरूप जो हृदय स्थल जो का आधार जो केंद्र था, उस आधार केंद्र के बाहर अर्धचंद्राकार रूप में जो भारी क्षेत्र मौजूद था, वो भारी क्षेत्र जो है सीमावर्ती या समीपवर्ती समुद्री भागों से जुड़ा हुआ था। परिणाम स्वरूप जो हमारा यूरेशिया का या पूर्वी यूरोप का जो स्थल था वो चारों तरफ से स्थल शक्तियों के परिणाम स्वरूप सुरक्षित था। वहाँ समुद्रीय शक्तियों का प्रवेश असंभव था। इस बात को लेकर मैकेंडर ने अपना प्रिंसिपल बनाया और हृदय स्थल सिद्धांत प्रस्तुत किया। उसी का जो है सहयोग प्रदान करने के लिए रिमलैंड सिद्धांत प्रस्तुत किया गया स्पाइकमैन महोदय के द्वारा। और स्पाइकमैन महोदय ने कहा कि जिस तरह से जो पूर्वी यूरोपीय भागों पर शासन करता है वो यूरेशिया पर शासन करेगा, और जो यूरेशिया पर शासन कर रहा है वो पूरे विश्व द्वीप पर शासन करेगा। उसी अनुसार स्पाइकमैन महोदय ने कहा कि रिमलैंड पर शासन करने वाला यूरेशिया पर शासन करेगा और जो यूरेशिया पर शासन का अधिकार क्षेत्र रखेगा वो पूरे विश्व पर अधिकार क्षेत्र रखने का शासन करेगा या अधिकार करेगा। इस तरह की जो बातें थी वो स्पाइकमैन महोदय ने अपने प्रिंसिपल के अंतर्गत रखी। और इस प्रिंसिपल के अंतर्गत उन्होंने ये बात कही कि रिमलैंड जो क्षेत्र है वो हमेशा ही एक संघर्ष का क्षेत्र रहा है, एक ऐसा स्तन रहा है, ऐसा क्षेत्र रहा है जहाँ पर दो शक्तियाँ हमेशा उसके विरुद्ध रही हैं या दो शक्तियों के अंतर्गत वो विरुद्ध रहा है, दो शक्तियों के खिलाफ रहा है। स्पाइकमैन के विचार में एक सबसे बड़ी जो कमी यह थी कि रिमलैंड में अनेक देश थे। जो ये रिमलैंड जो क्षेत्र था उसमें अनेक देश थे जो राजनीतिक और प्राकृतिक विविधताओं से युक्त थे। कि जो रिमलैंड जो क्षेत्र था उस रिमलैंड क्षेत्र में अनेक देश मौजूद थे जो प्राकृतिक तथा भौगोलिक दृष्टि से विविधताओं से युक्त थे। उन्होंने बताया कि रिमलैंड जो क्षेत्र है उस पर हमेशा दोहरा आक्रमण जो है किया जा सकता है। रिमलैंड क्षेत्र पर हमेशा दोहरा आक्रमण किया जा सकता है। यहाँ एक और हार्टलैंड से तथा दूसरी ओर बाहरी क्षेत्र से जो है आक्रमण किया जा सकता है। रिमलैंड का जो क्षेत्र है वो दोहरी क्षेत्र है, दोहरा आक्रमणकारी क्षेत्र है, जिसमें एक और हृदय स्थल से हार्टलैंड से तथा दूसरी ओर बाहरी क्षेत्र से आक्रमण किया जा सकता है। जो रिमलैंड का जो क्षेत्र है, इस रिमलैंड के क्षेत्र की चर्चाओं को आगे अगर देखें तो इसमें कोई संदेश नहीं है कि यदि कोई विश्व शक्ति संपूर्ण रिमलैंड पर अधिकार कर ले, यदि कोई विश्व की ऐसी शक्ति जो संपूर्ण रिमलैंड पर अधिकार कर लेती है तो वह विश्व पर नियंत्रण अवश्य कर लेगी। इन शब्दों का तात्पर्य यह है कि अगर कोई विश्व की शक्ति अगर इस रिमलैंड पर अधिकार कर लेती है, अगर कोई विश्व की शक्ति इस रिमलैंड पर अधिकार कर लेती है तो यह बिल्कुल संभव है कि वो पूरे विश्व पर अपना अधिकार कर लेगी। अर्थात इस रिमलैंड पर दोहरा आक्रमण हमेशा देखने को मिलेगा। इस रिमलैंड क्षेत्र पर एक तरफ से हार्टलैंड की ओर से तथा दूसरी बाहरी आक्रमण जो है इस रिमलैंड क्षेत्र पर देखने को मिलता है। ये रिमलैंड पर अगर कोई शासन कर ले, यह कोई संदेह नहीं है इस बात में बिल्कुल
संदेह की बात नहीं है कि रिमलैंड पर अगर कोई भी विश्व शक्ति अधिकार कर ले तो वो पूरे विश्व पर शासन करेगी। इन शब्दों को इस रिमलैंड सिद्धांत के अंतर्गत जो है हमारे प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता, अमेरिका के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता स्पाइकमैन महोदय ने बताया। स्पाइकमैन महोदय ने कहा कि जो हमारी स्थलजात की जो शक्तियाँ होती हैं या स्थलीय जो शक्तियाँ होती हैं, वो स्थलीय शक्तियाँ विश्व पर अधिकार करने का, विश्व पर शासन करने का जो है महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इसी तरह से जो मैकेंडर महोदय ने जो हृदय स्थल क्षेत्र की कल्पना की थी, उसी हृदय स्थल क्षेत्र के अंतर्गत अगर कोई शासन करता है तो वो विश्व पर शासन कर सकता है। उसी तरह से ये रिमलैंड क्षेत्र पर अगर कोई विश्व की कोई शक्ति अगर शासन करती है, अधिकार करती है, तो वो संपूर्ण विश्व पर अधिकार और शासन करने का कार्य भी कर सकती है। यह थी आपकी विश्व सामरिकता के दृष्टिकोणों में जो स्पाइकमैन महोदय के द्वारा दी गई रिमलैंड थ्योरी। इस रिमलैंड थ्योरी के अंतर्गत जो बातें निकल के आई, तो यह स्थल जो शक्तियाँ जो थी, स्थल शक्तियों के अंतर्गत जो मैकेंडर और स्पाइकमैन महोदय के द्वारा दी गई थी, इन्होंने स्थलजात शक्तियों को सबसे ज़्यादा महत्वता दी, समुद्री शक्तियों को इन्होंने नकारा और स्थलजात शक्तियों को महत्वता देते हुए वहाँ के क्षेत्रीय और वहाँ के भौगोलिक जो विशेषताएं थीं, उन क्षेत्रीय तथा भौगोलिक विशेषताओं को बताते हुए उन्होंने बताया कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र पर अगर कोई विश्व शक्ति अगर अधिकार करे तो वो संपूर्ण विश्व पर अपना शासन चला सकती है। तो इन दोनों ही भूगोलवेत्ताओं ने स्थल शक्तियों को महत्वता दी थी। इन दोनों ही भूगोलवेत्ताओं ने इनसे पहले समुद्रीय जो शक्ति थी उसका खंडन किया था और स्थलजात शक्ति का समर्थन करने का कार्य किया था, परंतु इन सिद्धांतों की हृदय स्थल सिद्धांत तथा रिमलैंड सिद्धांत की आलोचनाएं भी हुई और ये आलोचनाओं के शिकार हुए और उन आलोचनाओं में हमको इस बात से परिचित हैं कि ये जो स्थल शक्तियों की इन्होंने बातें की थी, उस समय वायु शक्ति की परिकल्पनाएं अर्थात वायु शक्ति का जो निर्माण था वो नहीं हुआ था और इनकी आलोचना जो थी वो वायु परिकल्पनाएं जो थी, वायु शक्ति की जो बातें रही थी, वो इनकी परिकल्पनाओं को आलोचनाओं में घेरे रखती है, क्योंकि इनसे आगे का जो सिद्धांत दिया गया था वो हमारी वायवीय परिकल्पनाओं पर आधारित था। जो सेवस्की महोदय जो थे, उस सेवस्की महोदय के द्वारा जो वायवीय जो परिकल्पनाएं दी थी, उन्होंने बताया था कि विश्व में ऐसा कोई सा भी स्थल नहीं है जो वायु शक्तियों से अछूता रह सके। क्यों? क्योंकि समुद्री शक्तियाँ स्थलजात शक्तियों तक नहीं पहुँच सकती, परंतु वायुयान की शक्तियाँ जिसके अंतर्गत हमारे वायुयान हैं, रॉकेट प्रणालियाँ हैं, ये सारी की सारी आज जो हमारे जेट विमान हैं, वायुयान हैं, जितने भी हमारे आज जो वायुयान से जुड़ी हुई जो तकनीक हैं, वो सारी की सारी टेक्नोलॉजी इस वायु शक्ति के अंतर्गत पूरे विश्व को ऐसा कोई सा भी स्थान नहीं है जिसे सुरक्षित छोड़ें। अर्थात वायु शक्ति की जो परिकल्पना थी, वायवीय जो परिकल्पना थी, जो एयर पावर की जो थ्योरी थी, वो स्थलजात शक्ति और जलजात शक्तियों को दोनों को ही नकारने का काम करती है, आलोचना का काम करती है कि वायु शक्ति की जहाँ आज वायु शक्ति का अगर अधिक विकास होगा तो वो क्षेत्र जो है पूरा का पूरा विश्व पर अधिकार कर सकता है। उदाहरण के रूप में अगर हम बात करें, अगर अमेरिका के अंतर्गत आज वायु शक्तियों की अगर बात की जाए तो आज अमेरिका जो वायु शक्तियों की दृष्टि से सबसे ज़्यादा संपन्न माना जाता है, परिणाम स्वरूप आज अमेरिका इस पूरे विश्व पर अपना शासन या अधिकार कर सकता है। अर्थात जो वायु जो शक्तियाँ हैं, वायु शक्ति की जो अधिकतम विकास जहाँ होगा
वह ही क्षेत्र आज हमारे विश्व पर नियंत्रण रखने का कार्य करेगा। तो सर्वोच्चता वायु शक्ति की जो परिकल्पना थी वो इन दोनों ही जो है सिद्धांतों की प्रमुख आलोचना रही है। अतः वायु शक्ति की जो परिकल्पनाएं जो आगे विकसित हुई, तकनीकें विकसित हुई, इन्होंने ये हृदय स्थल सिद्धांत तथा रिमलैंड जो सिद्धांत था इनको उन्होंने आलोचनाओं का शिकार किया गया। ये हमारी राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत प्रमुख दृष्टिकोणों की बातें हमने इसके अंतर्गत चर्चाओं के अंतर्गत की हैं। और इन प्रमुख दृष्टिकोणों के अंतर्गत से हमने सबसे पहले विश्व सामरिक दृष्टिकोणों के अंतर्गत 3 भूगोलवेत्ताओं की अब तक चर्चाएं की हैं, जिसमें सबसे पहले हमने एटी महान जो भूगोलवेत्ता थे, अमेरिका के प्रसिद्ध एटी महान भूगोलवेत्ताओं ने विश्व सामरिकता के लिए, विश्व शक्ति के लिए सामुद्रिक शक्ति को सबसे ज़्यादा बल देने का कार्य किया। फिर उसके बाद में ब्रिटेन के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता मैकेंडर महोदय ने स्थल शक्तियों को जो है सबसे ज़्यादा महत्वता या मान्यताएं दी। इसी के सहयोगी, इसी के साथ में स्पाइकमैन महोदय के द्वारा भी स्थल शक्तियों को सबसे ज़्यादा महत्वता देने का कार्य किया गया। लेकिन स्थल शक्तियों के बाद में जो वायु शक्ति की जो परिकल्पनाएं आई, वायु शक्ति का जो व्यू देखने को मिलता है, वो वायु शक्ति का व्यू यह बताता है कि जिस देश के अंतर्गत, जिस क्षेत्र के अंतर्गत वायु शक्ति का सर्वोच्च या सर्वाधिक विकास होता है, वो विश्व पर शासन या नियंत्रण करने का जो है नियंत्रित करने का, अधिकार करने का कार्य करती है। तो इन दोनों ही परिकल्पनाओं के अंतर्गत स्थलजात शक्ति के और समुद्री शक्तियों का अगर हम पूरक की कह सकते हैं तो वायु शक्ति जो है इन दोनों की पूरक मानी जाती है, क्योंकि वो इनसे सबसे ज़्यादा सर्वमान है, क्योंकि समुद्री शक्ति और स्थलीय शक्तियों के ऊपर वायु शक्ति जो है कार्य करती है, क्योंकि विश्व में ऐसा कोई स्थल नहीं है जहाँ वायु शक्ति अपना वर्क नहीं करे, कार्य न करे। तो हमने इन दृष्टिकोणों को, राजनीतिक भूगोल के दृष्टिकोणों को समझा, और राजनीतिक भूगोल के दृष्टिकोणों के अंतर्गत जो हमने अब तक एटी महान के द्वारा दी गई सामुद्रिक शक्ति के बारे में जाना, मैकेंडर तथा स्पाइकमैन महोदय के द्वारा दिए गए स्थल शक्तियों के बारे में समझा, जिसमें मैकेंडर महोदय के हृदय स्थल सिद्धांत को समझा और स्पाइकमैन के रिमलैंड सिद्धांत को समझा। साथ ही साथ इसकी आलोचना जो वायु शक्ति के द्वारा हुई, वायु शक्ति परिकल्पना के द्वारा हुई, और वायु शक्ति परिकल्पना सेवेस्की महोदय के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, और वायु शक्ति परिकल्पना ही आज विश्व के अंतर्गत सबसे सर्वमान्य मानी जाती है। इन परिकल्पनाओं, इन दृष्टिकोणों के अलावा राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण आता है, और वो आपका दृष्टिकोण है क्षेत्र एकरूपता का सिद्धांत या क्षेत्र एकरूपता की परिकल्पना। एक अगला जिसके अंतर्गत एक प्रिंसिपल आता है वो आता है क्षेत्र एकरूपता, क्षेत्र एकरूपता की परिकल्पना या हम कह सकते हैं क्षेत्र एकरूपता का सिद्धांत, क्षेत्र एकरूपता का दृष्टिकोण कह सकते हैं, परिकल्पना कह सकते हैं, सिद्धांत कह सकते हैं, प्रिंसिपल कह सकते हैं। यूनिफाइड फील्ड थ्योरी, यूनिफाइड फील्ड थ्योरी, यूनिफाइड फील्ड थ्योरी, यूनिफाइड फील्ड थ्योरी अर्थात एक रूपता का सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन सबसे पहले स्टीफन जॉन्स ने किया गया था। यह जो एक रूपता का जो सिद्धांत था, यह एक रूपता का जो दृष्टिकोण था, इस दृष्टिकोण को सबसे पहले, क्षेत्रीय एक रूपता के सिद्धांत को सबसे पहले प्रतिपादित करने का कार्य स्टीफन जॉन्स महोदय के द्वारा किया गया और 1954 के अंतर्गत ये कार्य किया गया। इसके जो प्रतिपादक थे स्टीफन जॉन्स, इसके जो प्रतिपादक थे इस सिद्धांत के वो थे स्टीफन जॉन्स।
इन्होंने ये प्रिंसिपल 1954 के अंतर्गत प्रतिपादित किया। ये जो सिद्धांत था, इस सिद्धांत के अंतर्गत जो प्रतिपादन का कार्य किया गया था स्टीफेंस जोन्स के द्वारा किया गया था, और स्टीफेंस जोन्स का सहयोग जो इस प्रिंसिपल के अंतर्गत दिया गया था वो प्रमुख भूगोलवेत्ता थे जीन गॉटमैन, हॉटसन तथा विटलसी महोदय, जीन गॉटमैन महोदय तथा हॉटसन महोदय के द्वारा इस प्रिंसिपल पर जो है सहयोग देने का कार्य किया। जो इसके प्रतिपादक थे जोन्स महोदय, स्टीफन जोन्स जो महोदय थे, स्टीफन जोन्स महोदय ने इस सिद्धांत की जो व्याख्या की है, उस सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने विचार, क्षेत्र और श्रृंखला, इस प्रिंसिपल के अंतर्गत जो उन्होंने व्याख्या की है उसमें बताया है विचार, क्षेत्र, जो श्रृंखला बनाई है विचार, क्षेत्र और श्रृंखला, विचार, क्षेत्र और श्रृंखला, आइडिया, एरिया और चैन, आइडिया, एरिया और चैन, आइडिया, एरिया और चैन, अर्थात सर्वप्रथम जो इन्होंने अपना विचार प्रस्तुत किया, इसमें राजनीतिक विचार, निर्णय, गति, क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र। सबसे पहले विचार की बात की, विचार के बाद में गति की बात की, विचार, फिर निर्णय की बात की, निर्णय, फिर गति, फिर क्षेत्र और फिर राजनीतिक क्षेत्र। विचार, निर्णय, गति, क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र, जो स्टीफेंस जोन्स जो महोदय थे जिन्होंने क्षेत्रीय एकरूपता की परिकल्पना का निर्धारण किया, इन्होंने ये प्रिंसिपल 1954 के अंतर्गत प्रतिपादित किया। क्षेत्र एकरूपता की परिकल्पना, जिसके जो सहयोगी जो भूगोलवेत्ता थे, जिसके अंतर्गत हॉटसन थे, विटलसी थे तथा आपके जीन गॉटमैन, ये तीन भूगोलवेत्ता भी इसके सहयोगी रहे हैं इस प्रिंसिपल के अंतर्गत। परंतु जो स्टीफेंस जोन्स महोदय थे, इन स्टीफेंस जोन्स महोदय ने इस क्षेत्र एकरूपता की सिद्धांत की व्याख्या में कहा है कि विचार, क्षेत्र और श्रृंखला, आइडिया, एरिया और चैन, ये एक इसके प्रमुख जो हैं बातें बताई हैं। उनके अंतर्गत उन्होंने बताया है कि मानव मस्तिष्क में सर्वप्रथम विचार आता है, मानव मस्तिष्क के अंतर्गत सर्वप्रथम विचार आता है और जो विचार किया जाता है उस विचार पर निर्णय लेने का कार्य किया जाता है। मस्तिष्क उस विचार पर निर्णय लेने का कार्य करता है। जब मस्तिष्क उस विचार पर निर्णय लेने का कार्य करता है तो वहाँ एक्शन, अर्थात उस कार्य को करने के लिए गतिशीलता या गति की आवश्यकता होती है। जब हम किसी भी सर्वप्रथम मनुष्य के कोई किसी भी चीज़ पर अगर विचार करते हैं तो विचार मस्तिष्क में जाता है और मस्तिष्क उस विचार पर डिसीजन लेता है, निर्णय लेता है, और निर्णय जब लिया जाता है तो निर्णय को लेने के लिए गतिशीलता की, अर्थात गति की आवश्यकता होती है। तो गति जो है कार्य करेगी। जब किसी भी चीज़ पर जब हम निर्णय करने के लिए, निर्णय लेने के लिए जब कार्य करेंगे तो उसके अंतर्गत जब गति आएगी तो एक क्षेत्र, निश्चित एक क्षेत्र आता है, उस क्षेत्र के अंतर्गत हम जो है कार्य करते हैं और यह क्षेत्र जो है बाद में राजनीतिक क्षेत्र के रूप में परिणित हो जाता है। इस तरह से क्षेत्र एकरूपता की परिकल्पना जो यूनिफाइड फील्ड जो थ्योरी है, यूनिफाइड फील्ड थ्योरी का जो प्रतिपादक रहे हैं स्टीफेंस जोन्स महोदय रहे हैं। और स्टीफेंस जोन्स महोदय ने जो अपना विचार जो व्यक्त किया है उन्होंने बताया कि विचार, क्षेत्र और श्रृंखला, किस तरह से विचार क्षेत्र में पहुंचता है और क्षेत्र में पहुंच जाने के बाद में उसका श्रृंखला, अर्थात उसकी चैन बनती है। सर्वप्रथम मानव मस्तिष्क के अंतर्गत एक आइडिया आता है। ये आइडिया मानव के मस्तिष्क में आता है। ये आइडिया जब मानव के मस्तिष्क में आता है तो मानव का मस्तिष्क उस बात का निर्णय लेने का कार्य करता है, डिसीजन लेने का कार्य करता है। जब
निर्णय लेने का कार्य किया जाता है, डिसीजन मेकिंग का कार्य होता है। तो डिसीजन मेकिंग के अंतर्गत एक्शन होता है, अर्थात उसके अंतर्गत गति आती है। जब वहाँ क्रिया जब वहाँ एक्शन की बात की जाती है, क्रिया की बात की जाती है, तो वहाँ मूवमेंट आता है, गतिशीलता आती है। ये गतिशीलता उस क्षेत्र के अंतर्गत प्रस्तुत की जाती है। वो गतिशीलता उस क्षेत्र के अंतर्गत एरिया को निर्धारित करने का काम करती है, और ये एरिया जो होता है फिर वो पॉलिटिकल एरिया के अंतर्गत जुड़ जाता है, इस पॉलिटिकल एरिया से संबंधित हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें तो राष्ट्र जो होता है, राष्ट्रीय जो शक्ति होती है, सीमा जो होती है, राजधानी जो होती हैं, उनका अध्ययन जो है इस सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है। इस सिद्धांत का जो प्रयोग है वो हमारी सीमाओं के लिए, वो हमारी राष्ट्र की शक्ति के लिए, वो हमारी राजधानी के अध्ययन के लिए इस क्षेत्रीय एकरूपता के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं राष्ट्रीय शक्ति के लिए निर्णय लेने की क्षमता होना आवश्यक है, जो इस सिद्धांत का एक प्रमुख अंग है। राष्ट्रीय शक्ति के लिए निर्णय लेना इस सिद्धांत के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। सीमाएं तो राजनीतिक क्षेत्रों के बीच में एक रेखा का कार्य करती हैं। सीमाएं राजनीतिक क्षेत्र के मध्य एक रेखा का कार्य करती हैं। राजधानी जो होती है वो परिवहन प्रणाली के रूप में कार्य करती है, परिवहन, संचार आदि का कार्य करती है। यह सिद्धांत राजनीतिक भूगोल के उद्देश्य व विधियों में व्यापक विविधता को समाप्त कर उनमें एक रूपता का सूत्र जो है, एक रूपता के सूत्र में बांधने का कार्य करता है। अर्थात ये जो सिद्धांत है, ये जो प्रिंसिपल है, वो राजनीतिक भूगोल के उद्देश्य और विधि, राजनीतिक भूगोल के उद्देश्य और विधि में व्यापक जो विविधताएं हैं, राजनीतिक भूगोल के जो सिद्धांत हैं, जो विधियां हैं, उनमें जो विभिन्नताएं हैं, उन विभिन्नताओं को दूर करके उन्हें एक रूपता के सूत्र में बांधने का कार्य यह सिद्धांत करता है। इस सिद्धांत की ये महत्वपूर्ण बात है कि ये जो सिद्धांत है राजनीतिक भूगोल के सिद्धांत, विधि, राजनीतिक भूगोल के सिद्धांत, विधि, उद्देश्य में व्याप्त विविधताओं को समाप्त करके एक रूपता के सूत्र में बांधने का कार्य करता है। कि राजनीतिक भूगोल में यह जो प्रिंसिपल है, ये जो सिद्धांत है, ये जो हमारा क्षेत्रीय एकरूपता का जो सिद्धांत है, वो राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत जो उद्देश्य और जो विधियां हैं, राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत जो उद्देश्य और जो विधियां हैं, उनमें व्यापक जो विविधताएं हैं, उन विविधताओं को समाप्त करके एक रूपता के सूत्र में बांधने का कार्य करता है क्षेत्रीय एकरूपता का सिद्धांत। ये क्षेत्रीय एकरूपता का सिद्धांत है वो राजनीतिक भूगोल की जो विधियां हैं, जो राजनीतिक भूगोल के जो उद्देश्य हैं, उनमें मौजूद जो भिन्नताएं हैं, उनमें मौजूद जो विविधताएं हैं, उन विविधताओं को समाप्त करके एक रूपता के सूत्र में बांधने का काम करता है ये क्षेत्रीय एकरूपता का सिद्धांत। ये क्षेत्रीय एकरूपता का जो प्रिंसिपल है, जिसके प्रतिपादक जो हमारे स्टीफन जॉन्स महोदय हैं, इन जॉन्स महोदय ने जो व्याख्या की है क्षेत्रीय एकरूपता की, उसमें बताया है कि विचार, निर्णय, गति और क्षेत्र, ये किस तरह से एक विचार जो होता है वो एक क्षेत्र में कार्य करता है। जब वो एक क्षेत्र में कार्य करता है तो किस तरह से उसका चयन बनना प्रारंभ हो जाता है, उसका श्रृंखला बनना प्रारंभ हो जाता है। अतः राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत ये जो प्रिंसिपल है वो इस राजनीतिक भूगोल की उद्देश्य और इसकी विधि, उनमें विविधताओं को समाप्त करके उन्हें एक रूपता के सूत्र में बांधने का काम करता है। अतः राजनीतिक विचार,
राजनीतिक विचार के बाद में निर्णय, गति और उसका क्षेत्र और फिर राजनीतिक क्षेत्र इस एक रूपता के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। हमने ये जो एक छोटा सा यूनिफाइड फील्ड जो थ्योरी जो स्टीफन जॉन्स के द्वारा दी गई है, ये एक सिद्धांत प्रिंसिपल हमने जाना है। इस सिद्धांत के अनुसार राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत ये सिद्धांत का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि यह सिद्धांत राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत एक रूपता के सूत्र में बांधने का काम करता है। इस एक रूपता के सूत्र को समझने के लिए इस सिद्धांत के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो बातें विचार, निर्णय, गति, क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। अर्थात ये जो प्रिंसिपल जो स्टीफन जॉन्स महोदय ने दिया, स्टीफन जॉन्स महोदय ने बताया कि राज्य के अंतर्गत किस तरह से विचार का डिसीजन लिया जाता है। किसी भी राष्ट्रीय शक्ति या राष्ट्रीय शक्ति के साथ साथ किसी भी राष्ट्र की सीमाओं या फिर हम कह सकते हैं वहाँ की राजधानी, इन राष्ट्रीय शक्ति वहाँ की सीमाओं और वहाँ की राजधानियों में किस तरह से आज हम जो विविधताएं हैं, जो हमारी विविधताएं हैं, उन विविधताओं को समाप्त करके एक रूपता के सूत्र में बांधने का काम करें। तो ये सिद्धांत जो है वो राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत जो है एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करता है। इसके प्रतिपादक स्टीफन जॉन्स हैं जिन्होंने 1954 में यह सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अतः हमने इस पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत जो हमारी प्रमुख अप्रोच थी या जो हमारे प्रमुख दृष्टिकोण जो थे, उन दृष्टिकोणों के बारे में हमने इसके अंतर्गत अध्ययन किया। इसके अंतर्गत हमने समुद्र शक्ति के दृष्टिकोण के बारे में देखा, सामुद्रिक शक्ति का दृष्टिकोण समझा, फिर स्थल शक्तियों के दृष्टिकोण के बारे में समझा। उसके बाद में हमने ये आपको क्षेत्र एक रूपता का जो दृष्टिकोण है या क्षेत्र एक रूपता का जो प्रिंसिपल है, इसके बारे में आपको बताया है कि किस तरह से राजनीतिक भूगोल के विकास के लिए अलग अलग समय अवधियों के अंतर्गत जो अलग अलग जो हमारी अप्रोच या हमारे अलग अलग जो व्यू या हमारे अलग अलग दृष्टिकोण या हम कह सकते हैं कि सिद्धांत या जो प्रिंसिपल बने, उनका राजनीतिक भूगोल के साथ किस तरह से जो है जुड़ाव रहा है, राजनीतिक भूगोल उनके ऊपर किस तरह से अपना कार्य करती है, ये सारी चर्चाएं हमने इस वीडियो के माध्यम से आपसे की हैं। धन्यवाद।